कोरोना अभी लगभग 2500 के आसपास डेली पॉजिटिव केसेस पे स्थिर है। टेस्टिंग भी औसतन 20 से 25 हज़ार की हो रही है। कुछ दिनों में ये 34,000 भी हुई, 30,000 भी हुई, लेकिन 15,000 भी हुई। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20 से 25,000 टेस्टिंग हो रही है। ये टेस्टिंग सामान्य है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पर इस टेस्टिंग के आधार पे जो केसेस आ रहे हैं वो अब बड़े शहरों में कम होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई स्थिति में नज़र आ रहे हैं। तो इनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना की स्थिति को और नियंत्रित करने की दिशा के लिए जो एक प्रयास किया गया है, घर घर जाके सर्वेक्षण करने का, उसमें 2 तारीख से ये प्रारंभ हुआ था और 12 तारीख तक चला था। कमोबेश हर घर में दस्तक दी गई हो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसमें शहरी हमारे विभाग की सहभागिता, आंगनबाड़ी महिला बाल विकास की सहभागिता, स्वास्थ्य विभाग की सहभागिता, ये सब ने मिल के इसको पहल किया है और आगे भी हर हफ्ते इसको क्रमबद्ध चालू रखा जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के नाम पे, जिसमें कोरोना के आगे भी और चीज़ों की जानकारी लेके विभाग के पास उपलब्ध कराई जा सकती है। केवल कोरोना में एक मनोवैज्ञानिक बात आती है, कोरोना कोरोना कोरोना, तो गांव में भी लोग थोड़े से पीछे होते हैं। तो कोरोना के अलावा भी बहुत सारी स्वास्थ्य की ऐसी स्थितियां हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो सिकल सेल की हो, चाहे शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो, जो सामान्य रूप से आसानी से एकत्रित की जा सकती है। महिलाओं के ANC वगैरह की भी अगर ये समीक्षा होगी, और कोई ऐसी बीमारियां हो जिसके उपचार की आवश्यकता हो, तो वो पहल जारी है, चलेगा आने वाले समय से। अब लगातार ये व्यवस्था सुचारू रूप से हर हफ्ते हर गांव में, हर घर में जाने का मितानिनों के माध्यम से ये चलता रहेगा। साथ में कोरोना से भी जुड़ा हुआ और स्वास्थ्य के अन्य प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ जो पहले चर्चा हुई थी कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ये हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में और 17 जिला अस्पतालों में ये स्थापित कर लिए जाएंगे। तो उसमें भी टेंडर हो गए हैं और अब काम चालू हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि 4 हफ्ते में ये पूरा हो जाना चाहिए। तो हर जिला अस्पताल में 100 से 200 बिस्तर ऑक्सीजन पाइप सप्लाई के स्थापित हो जाने चाहिए। और इस काम को यहाँ का देख के केंद्र सरकार ने भी इसको अपनाने का सोचा है और फंडिंग करने का भी सोचा है। तो ये हम लोग के लिए एक संतोष की बात है कि जो कदम हम लोगों ने उठाया, ये लगता है कि उचित दिशा का लिया गया कदम था। 4 वायरोलॉजी लैब की बात भी मैंने पहले भी कही थी, साथ नहीं बैठे थे, लेकिन तीनों नए मेडिकल कॉलेजेस में और कोरिया ज़िले में तो ये 4 वायरोलॉजी लैब्स और स्थापित होंगे, जो कोरोना के समय में RT-PCR पद्धति से जांच करके जानकारी दे सकेंगे और अन्य परिस्थितियों में अन्य जो बीमारियां हैं उसके लिए ये लैब्स अब उपलब्ध रहेंगे। आने वाले समय में रायपुर के वायरोलॉजी लैब को BSL 4 स्टैंडर्ड का, जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड का है, उसको स्थापित करने की हम लोगों ने सोच रखी है, और जगदलपुर और सरगुजा को BSL 3। तो ये टेस्टिंग के संबंध की बातें हैं। हमर लैब के नाम से जो रायपुर से हमने ब्लड टेस्टिंग की व्यवस्था चालू की थी, वो पूरी तरह से अभी रुक गई थी कोरोना काल में। उस पर भी ध्यान दे के अन्य जिला अस्पतालों में उसको पहुंचाने की मंशा है। इसमें छोटे स्वरूप का जो लैब रहेगा उसमें 40 से 70 प्रकार के ब्लड की जांच लगभग निःशुल्क ये उपलब्ध हो जाएगी। आज हम सब जानते हैं कि 2000, 3000, 5000, 7000, 14,000 तक ब्लड टेस्ट के लिए पैसे लगते हैं। और हायर ग्रेड के जो लैब्स रहेंगे उसमें 120 प्रकार के ब्लड की जांच की रिजल्ट्स आपको उपलब्ध रहेंगे, और ये भी निःशुल्क यानी 50 रुपये से कम इसके लिए राशि के लिए बात हो रही थी। मैंने तो निःशुल्क कहा था, लेकिन एक विचार है कि कुछ न कुछ शुल्क, घर पहुंच सेवा होगी या केंद्र पहुंच सेवा होगी, रिपोर्ट आपको लैब आके लेना नहीं पड़ेगा, अलग अलग जगह से आपको मिल सकती है, ऐसा प्रयास है।
साथ में मलेरिया को लेके जो पहल हुई है, इसमें काफ़ी संतोषजनक परिणाम बस्तर में सामने आए हैं। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ये संपन्न हो गए हैं। अब फ़ेज़ 3 दिसंबर महीने में लेने का चल रहा है, जिसमें मलेरिया मुक्त बस्तर के लक्ष्य को प्राप्त हम लोग करना चाहेंगे। ज़ीरो के जितना नज़दीक हम पहुंच सकें। तो ये फ़ेज़ 3 बस्तर के साथ में छत्तीसगढ़ के फ़ेज़ 1 को भी लेंगे, मलेरिया के फ़ेज़ 1 को भी लेंगे कि अन्य क्षेत्रों में जहां मलेरिया का प्रकोप या उसकी उपस्थिति दिखती है, API कहते हैं इंडेक्स, उसको जो पैरासाइट इंडेक्स बोलते हैं, उसके आधार पे बाकी छत्तीसगढ़ में भी फ़ेज़ 1 बस्तर के फ़ेज़ 3 के साथ चालू होगा। डायलिसिस के संबंध में जहां अभी और उसको विस्तार करने की आवश्यकता है, और साथ में कैंसर के कीमोथेरेपी की भी व्यवस्थाएं जो जिला अस्पतालों में चालू की गई हैं, इनको भी और विस्तार करने की आवश्यकता है। तो कुछ जिला अस्पतालों में ये व्यवस्थाएं बनी हैं, 7-9 जिला अस्पतालों में व्यवस्थाएं बनी हैं। लक्ष्य सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस और कीमोथेरेपी की जो सामान्य डोज लेना है, कॉम्प्लिकेटेड बात होगी तो बात अलग है, बड़े जगह जाना पड़ सकता है, मेडिकल कॉलेज जाना पड़ सकता है, वरना ये व्यवस्था वहाँ करने का ये स्वास्थ्य विभाग लक्ष्य लेके चल रहा है। और डायलिसिस की प्रक्रिया जो बड़े मशीनों के माध्यम से होती है, तो घर पे आप स्वयं अपना डायलिसिस कर सकें, इसके लिए व्यवस्था प्रारंभ की गई है। पेरेंटोलॉजी के नाम पे उसको बोलते हैं, टेक्निकल उसका जो शब्द है मैं आपको बता दूंगा। तो उस व्यवस्था के आधार पे ये प्रयास चालू कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में भी हम उसको उपलब्ध करा दें। तो ये दिक्कत जो होती है कि आपको दूर आना, आपको बड़े अस्पतालों में जाना जहाँ डायलिसिस की ज़रूरत है, तो घर पे ही ट्रेनिंग दे दी जाएगी। आप स्वयं एक जैसे ट्राइपॉड रहता है, उसमें आपने फ्लूइड को टांग दिया और आप डायलिसिस स्वयं डायलिसिस की क्रिया आप घर में कर सकते हैं। तो ये कुछ पहल हैं जो स्वास्थ्य विभाग ने किए हैं प्रमुख पहलों में। मनरेगा के आने वाले समय के लिए कार्य योजना, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शौचालयों का निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण मुख्य मार्गों पर हर सुनिश्चित किलोमीटर के दूरी पे, जैसे पेट्रोल पंप रहते हैं, हर पेट्रोल पंप में शौचालय रहता है, तो जहाँ पेट्रोल पंप में गैप है तो हर 10, 20 या 30 किलोमीटर उसको हम लोग निर्धारित करने की क्रिया में लगे हैं कि कितना ठीक है, हर 10 किलोमीटर में होना चाहिए या हर 20 किलोमीटर में होना चाहिए। तो पेट्रोल पंप्स के बीच में जहाँ हाईवेज़ में शौचालय सार्वजनिक होने चाहिए, उनकी स्थापना। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बात, खास करके पंचायती राज चुनाव जो अभी संपन्न हुए थे उसमें ये बात आई थी कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तालाब में जो महिलाएं निस्तार के लिए जाती हैं, नहाने के लिए जाती हैं, वो और आड़ चाह रही हैं कि कहीं नहाने के लिए उनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां सुरक्षित जगह रहे, बंद जगह रहे, वहां पर वो नहाने की क्रिया भी कर सकें। तो शौचालयों के निर्माण जिसमें नहानी घर भी अनिवार्य रूप से रहेंगे, इनके प्लान, एक प्रयास किया गया था कि आर्किटेक्ट्स के लिए पूरे प्रदेश से हमारे लोकल स्थानीय जो आर्किटेक्ट हैं उनसे डिज़ाइन मंगाए गए थे। तो 3.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख के शौचालयों के निर्माण के लिए डिज़ाइन आ गए हैं। वो डिज़ाइन तय करने के बाद इनका निर्माण, जिसमें तृतीय लिंग और दिव्यांगों के लिए भी और महिलाओं और पुरुषों के लिए भी शौचालय और नहाने की व्यवस्था का प्रबंधन, इसको बड़े पैमाने पे करने की सोच है। इसको हम लोग करेंगे। आवास के लिए भी पहल हो रहे हैं। पुराने प्रधानमंत्री आवास जिसमें 60-40 का शेयर रहता है, 60 केंद्रांश और 40 राज्य का अंश, उसमें जो शिथिलता आई है, कैसे फंड्स उपलब्ध करा के लोन इत्यादि की व्यवस्था करके नाबार्ड से लोन लेके और उसको हम पूरा कर सकें।
उस दिशा में काम चल रहा है। ये पंचायती राज प्रतिनिधियों के अधिकारों को कैसे हम और मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए भी पहल चल रही है। चेक साइनिंग के अधिकार हैं, सीआर लिखने के अधिकार हैं, इनको कैसे वास्तविक रूप में पंचायती राज को भी मजबूत किया जा सके। साथ में दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व जो तय हो चुका है, उसके लिए भी कि हर पंचायत में और जनपद में एक महिला या पुरुष अगर दिव्यांग चुन के नहीं आए हैं तो उनका मनोनयन, और हर जिला पंचायत में 2 दिव्यांगों का चयन, एक महिला एक पुरुष, हर जिला पंचायत में इनकी उपस्थिति हो सके। ये सारे कुछ काम हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत चल रहे हैं। उसकी भी एक जिज्ञासा रहती है। तो वैक्सीन आने का जो विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान है कि 2021 के प्रारंभ में ये आ जानी चाहिए। 200 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं विश्व में जिनका ट्रायल चल रहा है, आप लोग भी उस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। और 9 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडवांस स्टेज ट्रायल के हैं। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 कहलाता है। फ़ेज़ 1 में सीमित संख्या, फ़ेज़ 2 में विस्तारित संख्या, फ़ेज़ 3 में करीब 20,000 लोगों के ऊपर जो सहमति दे के ट्रायल में सहभागी बनते हैं। तो इनके परिणाम आने के बाद पेपर छपेगा, और जो पेपर इनका मेडिकल जर्नल में छपता है उसकी स्वीकारोक्ति के बाद में निर्माण का ट्रायल। तो देश में कम से कम 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके निर्माण के लिए और जिनके फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 के ट्रायल के लिए अनुमति मिली हुई है। उसके पश्चात सारी तैयारियां कोल्ड चेन स्थापित करने की, भंडारण की और वितरण की कैसे किया जाएगा, और लगाने की, ये सारी क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। एक साथ सबके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाएगी क्योंकि चरणबद्ध तरीके से इसका निर्माण होगा। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन बनाने की क्षमता भारत की मानी जा रही है। तो हमारे देश में न केवल देश के लिए, विश्व के लिए भी वैक्सीन के निर्माण की स्थिति बनेगी और बनी रहेगी। और आने वाले समय में जो हाईएस्ट रिस्क नागरिक हैं उनको पहले वैक्सीन उपलब्ध कराना, और फिर क्रमशः जहाँ जहाँ कोरोना पहुँचा है उस हिसाब से वैक्सीन सबको उपलब्ध कराना। ये भी क्रिया लोगों का कहना और मानना है कि निर्माण के मात्रा के आधार पे 6 महीने से 2.5 साल 3 साल भी लग सकते हैं पूरा कवरेज करने के लिए। 6 महीना भी लग सकता है, साल 1.5 साल भी लग सकता है, 2-2.5 साल भी। सबको अगर एक एक नागरिक को विश्व में लगाना है तो उतना समय लग सकता है। तो ये मोटा मोटी ये वैक्सीन की स्थिति। देखिए, कोरोना आया, चाइना से गया, कुछ देशों में, विदेशों से हमारे देश में आया। एक भी केस नहीं था भारतवर्ष में, एक भी कोरोना का केस नहीं था। चालू हुआ चाइना से। तो जैसे देश में आया, देश में पहले कहाँ से आया? विदेश से आने वाले लोग कौन होंगे? 90% या 95% शहरों में रहने वाले। सामान्य रूप से गांव में रहने वाला व्यक्ति विदेशों में हवाई जहाज़ के माध्यम से जाके पढ़ाई कर रहा हो, ये कम मात्रा में माना जाता था। लेकिन जो बच्चे आए या जो लोग आए बाहर से, वो कोरोना लेके आए। तो कोरोना कहाँ आया? ऐसे शहरी क्षेत्रों में पहले आया और वहाँ पर फैला। सैलानी भी कहाँ आए? ऐसे क्षेत्रों में आए जो कि अमूमन या तो शहरी क्षेत्र माने जाते हैं या टूरिज्म के माध्यम से आकर्षक क्षेत्र माने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कम लोग और कम उसका फैलाव। जब शहर में आ गया और गांव का शहर से आदान प्रदान चालू हुआ, पहले लॉकडाउन आया तो गांव ने पूरा अपने आप व्यवस्था भी बना रखी थी कि ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, और आएगा जाएगा तो बड़ी निगरानी बनी हुई थी। जैसे ही शहरों का लॉकडाउन या लॉकडाउन खुला तो काम करने वाले शहर में आने लगे और शहर वाले गांव में व्यवसाय के लिए या अन्य कारणों के लिए, रिश्तेदारी के लिए, शादियों के लिए, गमियों में ये आना जाना चालू हुआ। जैसे ही आना जाना चालू हुआ तो जो कोरोना शहरों में या सीमित जगहों पे बंधा हुआ था उसका विस्तार हुआ। और अनुभव भी जो मानव अनुभव है, स्पेन में जब महामारी आई थी
1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, तो यही पैटर्न था, पहले शहरों में और फिर बड़ा फैलाव ग्रामीण क्षेत्र में। तो वो इतिहास कह लें या पुराना अनुभव कह लें, मानव के पास है और हमको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 23% आबादी ही शहरों में है, 76.76%, 75 मान लें, 25-75 ये शहर और गांव की है। तो गांव में ये ना फैले ज़्यादा, इसके लिए सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। टेस्ट को खुले में करने से कोई परहेज नहीं है, ये संक्रमण नहीं फैलाता। आप सैंपल लेते हैं, नाक से मुंह से सैंपल लेते हैं, तो पीपीई किट्स वगैरह ये अनिवार्य हैं जो सैंपल ले रहे हैं, ताकि उनको ना हो, वरना व्यक्ति से लेके आपने वहीं पर सामने घोला और आपने जो कार्ट्रिज आती है उस पर लगाया, तो 10-15 मिनट के अंदर आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है आ जाता है। पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट आ गया, वो पक्का मानना चाहिए। नेगेटिव हैं और आपको लक्षण है तो आपको होम आइसोलेशन अपना कर लेना चाहिए नेगेटिव आने पर भी, और RT-PCR पद्धति ही सबसे बेहतर उसमें, इसमें फैलने की चिंता कम है। इसको उचित टेम्परेचर में किया जाना है, ऐसा उसका गाइडलाइन है। वो कितने देर तक वायल को रखना, सैंपल को रखना, उसके लिए है, ये तो 15 मिनट के अंदर वहीं आ जाता है। त्योहारों में चाहे कहीं भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा संक्रमण कहाँ हुए, हमारा एक अनुभव निज़ामुद्दीन का रहा। हमारे पास देश में एक जीवंत उदाहरण है जहां हमने थोड़ी कमी बरती और वो फैला। अमेरिका में जो चर्च में उन लोग क्वायर में बच्चे लोग पूजा के गीत गाते हैं, अर्चना के जो गीत गाते हैं, वहाँ से एक व्यक्ति को था, 68 लोगों को हो गया। शादी ब्याह में आप देखिए, जो परिवार शादी में गया है वो पूरा परिवार प्रभावित हो गया है। तो ये प्रमाणिक तथ्य हमारे पास हैं पूरी दुनिया से, और फिर भी अगर हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। सरकार एक हद तक कर सकती है, और भावनाएं, धार्मिक भावनाएं, ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम लोगों को भी खुद अनुशासित अपने आप को रख के अपने आप को बचा के रखना होगा। कोई भी कमी है सही में, हालांकि सरगुजा अंचल का ही मामला है, लेकिन मेरी जानकारी में कोई लाए नहीं थे इसको, ये मेरी भी कमी मानी जा सकती है, मैं इसको ज़रूर दिखवा लूँगा। आपकी मेरे को जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। इसमें स्थिति क्या है कि एक ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि ये GST 5 साल का जो प्रोटेक्टेड रेवेन्यू है 14% बढ़ोतरी का, इसमें जो भी कमी आती है उसको केंद्र सरकार को पूरा करना है। इसके पहले मैकेनिज्म बना था कि सेस लगाया जाएगा और उस सेस अकाउंट से इसकी भरपाई की जाएगी। 14% हर साल बढ़ना चाहिए। एक साल आपका 1% बढ़ा तो 13% मिलेगा, किसी राज्य में 4% मिला तो 10% मिलेगा, किसी राज्य में 10% बढ़ा तो 4% मिलेगा। फिक्स नहीं है 14%। जो कमी होगी प्रोटेक्टेड इनकम में 14% बढ़ी हुई, वो आपको मिलनी है। केंद्र सरकार अंततः इस बात पे राजी हुई कि 1,10,802 करोड़ रुपए की राशि वो उपलब्ध कराएगी। राज्यों से उन्होंने कहा कि हमको आप अधिकृत कर दीजिए कि आपके ओर से GST सेस अकाउंट से पैसा हम विड्रॉ करके इंटरेस्ट और मूल राशि हम पटा देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसके बाद कहाँ आ रही है कि 1,10,000 करोड़ का जो इन्हें आंकड़ा दिया, उसमें छत्तीसगढ़ को वो कितना दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ को वो दे रहे हैं 3,000 करोड़। अब छत्तीसगढ़ की 6 महीने में, ये सितंबर तक का है, 6 महीने में छत्तीसगढ़ की आमदनी की कमी कितनी आई? 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ में अभी तक 350 करोड़ उन्हें दिया है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 650 करोड़ और सेस अकाउंट से हमको मिल जाते हैं, तो 1,000 करोड़ हुआ। फिर भी 3,000 करोड़ की हमारी कमी, और 3,000 करोड़ की कमी को आप पूरा कर रहे हैं। बाकी 6 महीने जो बात आ रही है कि प्रोटेक्टेड इनकम तो हमारा 5 साल तक है, और ये 5 साल के अंदर ही केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना है, और 2 महीनों की किस्तों में उपलब्ध कराना है, 2 माही किस्तों में। इनकी एक कमी कहाँ है? 6 महीने निकल गए, लेकिन 2 माही किस्त इन 6 महीनों की अभी तक नहीं मिली।
ये पैसा अर्थव्यवस्था में जाता, हम बहुत अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो आखिर अर्थव्यवस्था में पैसा जाता तो ही चलता। 1,10,000 करोड़ है, तो 1,10,000 करोड़ अर्थव्यवस्था में जाता, इससे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचता, तो वो आपने नहीं दिया। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जबकि ये संवैधानिक व्यवस्था है। अब आपने निर्णय किया कि इतना तो हम दे रहे हैं और बाकी, और दबाव आपने राज्यों पे बना दिया कि पैसे की इतनी दिक्कत हो जाएगी कि आप जैसा कहेंगे मानना पड़ेगा। ये उचित नहीं है। For more information, log on to www.clips.in.